बाद हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना फोल्डर खोलेंगे, यहाँ पर जाके डेस्कटॉप पे वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और उसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर चल के रिएक्ट ये। अब इसमें पहले से एक ऐप क्रिएटेड है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नया बनाऊंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं CMD को ओपन करूँगा, CMD, और यहाँ पर जाकर एक vit.dev, इसमें वो जो कमांड है जो कि हमें इंस्टॉलिंग करने के लिए हेल्प करता है, उस कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे सिंपल सा, तो हमारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पर चलेंगे गेट स्टार्टेड पर, और नीचे चल के यहाँ पर एक कमांड है npm create vit@latest, तो ये लेटेस्ट वर्जन का प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगा और यहाँ आकर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V, और एंटर कर दूंगा। तो ये जो है इंस्टॉलिंग चालू हो जाएगा, मेरा जो नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएशन, उसका क्रिएशन चालू हो जाएगा। अभी मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपको मैं कहता हूँ फर्स्ट डैश रिएक्ट ऐप, ये मैंने किया। और उसके बाद सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क पूछ रहा है, तो मैं रिएक्ट पे सेलेक्ट कर दूंगा, नीचे एरो की करके रिएक्ट पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूंगा, और इसने मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि उस फाइल में जाइए जो आपका प्रोजेक्ट का फाइल है, तो CD फर्स्ट रिएक्ट ऐप, तो मैं भी वही करूँगा, CD फर्स्ट रिएक्ट ऐप। तो मैं उस फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिएक्ट जेएस फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब मैं यहाँ पे VS कोड खोलूंगा, कोड डॉट। सो अब ये जो फोल्डर है मेरा, जो जो नया प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, ये मेरा VS कोड में खुल जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड में। और उसके बाद अब क्या करेंगे, हम ऑल्ट T करके नया टर्मिनल खोल लेंगे, न्यू टर्मिनल। और क्योंकि अब यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन बन चुका है, लेकिन इसके अंदर जो फाइल्स है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कमांड रन कराना है npm इंस्टॉल इंस्टॉल। सो ये सारे जो पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल कर देगा, जो कि पैकेज डॉट जेसन में है क्रिएटेड। तो ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा। सो अभी वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है, जो कि पैकेज डॉट जेसन में थे, उनको ये इंस्टॉल करके अपडेट कर देगा, और इसको अपना npm पैकेज से उठा के यहाँ पे ले आएगा, डाउनलोड कर रहा है अभी। ये थोड़ा टाइम रहता है इंस्टॉल होने में। आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अपने PDF को, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस, और एक होता है क्लास कंपोनेंट। तो दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेएस में। फंक्शनल कंपोनेंट आप लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, जब जहाँ पे हम लोग फंक्शन की तरह बनाते हैं इसको।
अ पीस ऑफ कोड दैट कैन रीयूज सच एज फंक्शन बट मोर पावरफुल देन फंक्शन। तो हेडर अगर आपको कंपोनेंट बनाना है, फुटर आपको कंपोनेंट बनाना है, तो उसके नाम का फंक्शन बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक ऐप नाम का फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें इन्होंने रिटर्न कर दिया यूआई को, तो ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ये क्लास कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक फंक्शनल कंपोनेंट और बनाया, यूजर कंपोनेंट। यहाँ पर इन्होंने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट किया, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूजर और यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो ये दोनों जो है एग्जांपल हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट के एग्जांपल्स। और देख लेते हैं हमारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं। अभी अभी तो चल ही रहा है। तो इसमें पैकेजेस तो हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी में एसआरसी में ही आप लोग अगर जाके देखेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल को, तो यहाँ पर देखिए ये भी फंक्शन ऐप करके बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ये क्लास कंपोनेंट नहीं है। जहाँ पर क्लास कंपोनेंट होगा वहाँ क्लास की तरह बनाएंगे, क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट। तो एक इसमें क्लास होती है कंपोनेंट नाम की, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके क्लास होती है। तो दो तरीके हैं, या तो आप फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बनाइए। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या फ़ायदा होता है कि आप ऐसे फंक्शन के थ्रू बना सकते हो, जैसे फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है फंक्शन ऐप, और उसके अंदर आप यूआई को रिटर्न कर दीजिए। तो सिंपल सा ये क्या होगा, ये फंक्शनल कंपोनेंट। लेकिन अगर आप क्लास कंपोनेंट बनाते हो तो क्लास ऐप लिखेंगे एक्सटेंड्स और फिर उसके बाद रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो अगर हम लोग यहाँ तब तक देख लेते हैं क्लास कंपोनेंट वर्सेस कंपोनेंट वर्सेस फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्ट भी कहता है ना कि आप क्या करिए कि फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाइए, क्योंकि वो छोटा कोड होता है, वो इजी में समझ में आता है। तो इसीलिए आजकल सब लोग फंक्शनल कंपोनेंट का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्लास कंपोनेंट बहुत कम बनाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ डिफरेंस कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर है फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो वी लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये एक एग्जांपल बता रहा है। वी विल क्रिएट अ काउंटर एंड इम्प्लीमेंट इट यूजिंग बोथ क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस प्रैक्टिकली। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग एक काउंटर बनाएंगे। काउंटर क्या होता है, एक वेरिएबल सिंपल सा जिसको आप बढ़ाते रहो, है ना। तो काउंटर एक बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों में, और डिफरेंस देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग अब इसमें देखिए क्या है फंक्शनल, पहला इन्होंने बताया हुआ है फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स आर सम ऑफ द मोर कॉमन कंपोनेंट दैट विल कम अक्रॉस व्हाइल वर्किंग इन रिएक्ट। तो बहुत ही कॉमन होता है फंक्शनल कंपोनेंट, और इसी को रिएक्ट जो है रिकमेंड भी करता है। आप लोग को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादातर इसको ध्यान दीजिएगा फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, इजी टू राइट है, और आगे चल के आप लोग इसी में काम करने वाले हो। दीज आर सिंपली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो यहाँ पर ये लाइन जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर सिंपली जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो आपको अगर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस आते होंगे तो आप सिंपली समझ जाओगे कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट टू रिएक्ट बाय राइटिंग ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो हम लोग को बस एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना है और वही क्या हो जाएगा, फंक्शनल कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया था एरो फंक्शन भी। तो कॉन्स्ट का कार लिखा हुआ है, या लेट लिखे या वेर लिखे, इक्वल टू एरो फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ रिटर्न किया है h2 को। तो पहले क्या करते थे आप, डिफरेंस क्या हो गया है, जो आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखते थे उसके अंदर आप लॉजिक लिखते थे, पहले लूप लगाते थे, इफ एल्स कंडीशन लिखते थे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता है, यहाँ पर सीधे आपको रिटर्न करना है यूआई। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जो कि आप एचटीएमएल का कोड लिख रहे हो वो फंक्शन के अंदर रिटर्न के अंदर आपको लिखना है। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है सबसे बड़ा जावास्क्रिप्ट फंक्शन में और रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी HTML का फाइल है या HTML के अंदर जो आप लोग टैग्स लिखते थे वो आपको लिखना है फंक्शन के अंदर।
और यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करके। यहाँ पर इन्होंने काउंटर यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट बोला हुआ है। तो हमारा आप देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसको CLS कर दूंगा और npm रन डेव करके इसको स्टार्ट कर दूंगा सर्वर। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके मत करिएगा, क्योंकि वो हम लोग HTML में करते थे। तो यहाँ पर हमें एक URL मिल जाएगा। इस URL को मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और इसको मैं चल के एक टैब में खोल दूंगा। तो देखिए हमारा पहला जो ऐप है, ये जो बेयर मिनिमम ऐप कुछ बना के देते हैं, वो कुछ डिजाइनिंग करके देते हैं बीट वाले, तो वो दिख रहा है हम लोगों को। अब इसमें एक बटन भी है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये बढ़ता है, तो ये काउंट है। और इसको जब आप रिफ्रेश कर दोगे तो स्टेट इसका रिफ्रेश हो जाएगा, तो ये फिर से 0 पे चला जाएगा। तो एक बेयर मिनिमम इन्होंने UI बना के दिया हुआ है। ये हमने नहीं बनाया, ये इन्होंने डायरेक्टली बना के दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि इनको एक काउंटर बनाना है, और वो क्या हो, इंक्रीमेंट हो, मतलब बढ़े एक एक वैल्यू से। तो काउंटर के लिए आप लोग पहले का अगर जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते तो आप एक वेरिएबल बनाते काउंट नाम का, और उसको प्लस प्लस करके बढ़ाते। यही सिंपल कॉन्सेप्ट होता। अब वही चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, इसका टेंशन मत लीजिएगा। मैं इसको इतना बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा समझ पाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, कुछ फाइल्स को आपको इम्पोर्ट करना है इसमें। अब इन्होंने क्या क्या इम्पोर्ट किया है, देखिए रिएक्ट को इम्पोर्ट किया है। सो रिएक्ट को तो हमको इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिएक्ट में ही एप्लीकेशन ही बना रहे हैं। सो हम लोग को रिएक्ट मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो इन्होंने एक रिएक्ट को इम्पोर्ट किया है, और एक हुक, यहाँ पर हुक्स में काम होता है। तो हुक्स मतलब कि सिंपल एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, हुक्स उसको बोलते हैं रिएक्ट में। तो एक एक हुक होता है यूज स्टेट हुक। तो ये यूज स्टेट हुक भी रिएक्ट में होता है। तो उन्होंने एक रिएक्ट को कॉल किया है और एक यूज स्टेट हुक को कॉल किया है, इंपोर्ट किया है मतलब इस फाइल में, ताकि इसको हम यूज कर सकें। इसको आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसके नीचे वाली लाइन में आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मेन हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पर एक इन्होंने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये फंक्शन का नाम हो गया, इक्वल टू एरो फंक्शन बनाया हुआ है। और एरो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक है। और इसके अंदर इन्होंने कोड लिख दिया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो रिटर्न होता है, जो कि रिटर्न चीज़ें होती हैं। सो अब आपको फंक्शनल कंपोनेंट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी रिटर्न वाली चीज़ें होती हैं, रिटर्न में आप लोग खाली UI को ही रिटर्न करते हो। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर का कोड है, इतना पार्ट जो देख रहे हो आप, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है, और एरे डिस्ट्रक्चरिंग, और काउंट एक वेरिएबल है, और एक सेट काउंट है, और एक इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट का है। तो आप इसको फंक्शन के अंदर अगर फंक्शनल कंपोनेंट में लिख रहे हो तो रिटर्न के ऊपर लिखिए, रिटर्न के अंदर खाली आपका HTML कोड ही आएगा। समझ रहे हैं? तो HTML जो भी आप पार्ट लिखोगे, डिव और ये सब चीज़ें, ये आपका रिटर्न के अंदर आएगा, क्योंकि हम लोग UI को ही रिटर्न करते हैं रिएक्ट में, और कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते। तो हम लोग जो कंप्यूटेशनल पार्ट है, वो जो भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है, वो ऊपर लिखेंगे इतने पार्ट में, और उसके बाद रिटर्न, और रिटर्न के अंदर ये। अब ये जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट बना है, अब ये तो इसी में बना है, इस फाइल में। अब इसको आपको यहाँ थोड़ी यूज़ करना है, इसको आपको कहाँ यूज़ करना है, app.jsx जो हम लोग पढ़े थे, जो डायरेक्टली क्रिएट करता है रिएक्ट, उसमें ही कॉल करना है। तो इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तब, ताकि मैं इसको बाहर यूज़ कर सकूँ इस फाइल के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये जो फाइल है, ये जो फंक्शनल कंपोनेंट बना है, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और वहाँ मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। और यहाँ पर इसका UI आ गया, देखिए यहाँ पहला था वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, और उसके बाद इन्होंने H3 लगाया, काउंटर ऐप यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट, काउंटर ऐप यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। उसके बाद इन्होंने काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। ये सिंटेक्स आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट में आप लोग कैसे वेरिएबल को भी साथ में ही प्रिंट कर सकते हो HTML में ही। अब देखिए ये सब चीज़ें आपको डोम में अगर करना पड़ता तो कितना प्रॉब्लम होता। आप पहले इसको एक आईडी देते, फिर उसको जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके गेट करते, और फिर काउंट की वेरिएबल एक बनाते और उसमें स्टोर करते, और फिर वहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट या इनर HTML करके दिखाते। यहाँ पर आपने डायरेक्टली जो है करली ब्रैकेट लगाया, और उसके अंदर दे दिया वेरिएबल का नाम। ये जो काउंट वेरिएबल था ऊपर, इसका नाम यहाँ पर दे दिया, और ये वैल्यू प्रिंट कर देगा उसका।
देखिए यहाँ पे 2 प्रिंट कर रहा है। और अगर इसमें ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे इन्होंने बटन बनाया हुआ है ऑन क्लिक, इस पे ऑन क्लिक इवेंट लगाया हुआ है और एक इंक्रीज नाम का फंक्शन चला रहे हैं। वो इंक्रीज फंक्शन इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, काउंट +1 हो रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी इसमें नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको फंक्शनल कंपोनेंट? इसमें कोई डाउट है इस फंक्शन में? आप लोग बताइए। ये जो यहाँ पर एग्जांपल बना हुआ है, इसमें कोई डाउट है आपको? इसमें कोई चीज़ पूछना है? इतना जो कोड है, इन्होंने देखे जो मैंने आपको क्या बताया कि आप फंक्शनल कंपोनेंट फंक्शन की तरह ही बनाएंगे। यहाँ पर इन्होंने फंक्शन, एरो फंक्शन यूज़ किया हुआ है, और उसके अंदर रिटर्न में आप लोग यूआई को रिटर्न करोगे। रिटर्न में आप जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखोगे, जावास्क्रिप्ट का कोड रिटर्न के ऊपर लिखोगे, और इसके अंदर जो जो आप रिटर्न में लिखोगे वो होगा आपका जो है जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रहेगा, आपका यूआई का कोड रहेगा जो कि आप रिटर्न करते हो। और इसमें देखिए इन्होंने सीएसएस भी यूज़ किया हुआ है, स्टाइल टैग यूज़ किया हुआ है, और स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर ये एक यूआई को रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल सा। इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई क्वेश्चन है इस कोड में, तो आप पूछ लीजिए। तो ये जो कोड है इसमें कुछ भी पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिए। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि इंपोर्ट किया हुआ है रिएक्ट को, कॉमा यूज स्टेट हुक होता है फ्रॉम रिएक्ट। आपको अगर रिएक्ट का एप्लीकेशन बना रहे हो तो रिएक्ट को तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। इन्होंने रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, और एक हुक होता है यूज स्टेट, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। तो इसको एक समझ लीजिएगा, वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका रिएक्ट में, और फ्रॉम रिएक्ट। और उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन बना दिया है। फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग फंक्शन बना के करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते थे ना, वैसे। तो यहाँ पर इन्होंने एक एरो फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है फंक्शनल कंपोनेंट। और इसके अंदर देखिए यहाँ से यहाँ तक इन्होंने लॉजिक का पार्ट लिखा हुआ है जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है काउंट, और उसके बाद एक इंक्रीज फंक्शन किया हुआ है जो कि काउंट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट यही है। और उसके बाद इन्होंने रिटर्न किया हुआ है, रिटर्न में इन्होंने यूआई लिखा हुआ है, देखिए एचटीएमएल का कोड। आप लोग जब भी रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट बनाओगे तो रिटर्न के अंदर आपको यूआई का कोड लिखना है। यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड सारा आपका रिटर्न के बाहर होगा। बस इतना आपको समझना है इसमें। और इसमें आपको कोई डाउट हो, उसके बाद मुझे ये जो फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बनाया था इसको मुझे बाहर यूज़ करना था, क्योंकि मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में इसको कॉल करूँगा, तो इसलिए मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये बाहर किसी भी दूसरी फाइल में यूज़ हो सकता है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा फिर फंक्शनल कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएसएक्स में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यही फंक्शनल कंपोनेंट को अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, जो मैंने अभी एप्लीकेशन क्रिएट किया है वो मेरा VS कोड में ओपन है। यहाँ पर देखिए आपका सारा फोल्डर स्ट्रक्चर वही है, सेम है। ये ऐप ऐप कंपोनेंट, आपको देखिए यहाँ पर ना इंडेक्स डॉट एच से कोई मतलब होना चाहिए, ना मेन डॉट जेएसएक्स से। आपको मतलब होना चाहिए ऐप डॉट जेएसएक्स से, क्योंकि ये आपकी लास्ट फाइल है, और इसी में आपको सारा चीज़ जो 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 भी आपको बनाना है वो यहीं पे आपको इंक्लूड करना है। समझ पा रहे हैं? आपका जो भी सारा काम है वो ऐप डॉट जेएसएक्स काम करता है। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए मैं यहाँ पर देखिए ऐप ऐप डॉट जेएसएक्स में पहले से कुछ कोड इन्होंने किया हुआ है, और वो कोड क्या है, वो कोड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये वाला कोड। तो ये मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे कुछ और इसमें डिफरेंस नहीं चाहिए। तो मैं इस कोड को नहीं डिलीट करूंगा, और मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ऐप डॉट जेएसएक्स में हम लोग कंपोनेंट इंक्लूड कर सकते हैं जो कि हम अपने बनाएंगे कंपोनेंट। हम लोग जो हेडर फुटर का डिलीट कर दें, हाँ हाँ उसको आप डिलीट कर दीजिए। हेडर फुटर, आप हेडर कंपोनेंट को डिलीट करिएगा, फुटर कंपोनेंट को डिलीट करिएगा, और वो इंपोर्ट हुआ होगा जहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे ऐप डॉट जेएसएक्स में, वहाँ से भी हटा दीजिएगा। क्योंकि हम लोग अब नए तरीके से सीख रहे हैं ना, तो हेडर फुटर वाले का ज़रूरत नहीं है। अ, और तो चलिए, अब हमें क्या करना है, आपको जो ध्यान रखना है वो ऐप डॉट जेएसएक्स से ध्यान रखना है। ऐप डॉट जेएसएक्स जो फाइल होती है उससे आपको ध्यान रखना है, इसी में आपको इंक्लूड करने हैं, जो भी आप कंपोनेंट्स बनाओगे यहीं पे इंक्लूड करने हैं। मुझे एक नया कंपोनेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा,
जो एसआरसी फोल्डर है, ध्यान रखिए एसआरसी फोल्डर के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो मुझे अगर कस्टम कंपोनेंट अपने खुद के बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। तो एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, देखिए राइट क्लिक इस पे करेंगे और न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और इसका नाम रख देंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, जैसे मैंने पहले भी आपको कराया था पिछली क्लास में। तो कंपोनेंट्स फोल्डर आप लोगों का, कई लोगों का बना होगा पहले से, तो उसको मैं डिलीट करिएगा। उसके अंदर जो फाइल्स हैं हेडर और फुटर, उसको डिलीट कर दीजिएगा। सो कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बन जाएगा। मैं जैसा जैसे कराता जा रहा हूँ आप लोग ऐसे ऐसे करिए। तो मेरा एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर जो ये एग्जांपल इन्होंने दिया था यहाँ पर, इसमें इन्होंने नाम रखा हुआ है अपने कस्टम जो कंपोनेंट बना है उसका फंक्शनल कंपोनेंट, तो मैं भी यही नाम रख दूंगा। तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, तो इसी के अंदर राइट क्लिक करूंगा और न्यू फाइल क्रिएट करूंगा कंपोनेंट्स के अंदर। उसका नाम मैं क्या रखूंगा, फंक्शनल। इसका ध्यान रखिए एफ बड़ा रहेगा, कैमल केस है, फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जे एस एक्स। तो इसको मैं थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जे एस एक्स एक बन गया। ये मैंने बना दिया। तो अब इसमें मुझे करना क्या है, तो पहले इन्होंने क्या बोला था, पहले दो चीजें ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे, एक रिएक्ट को कॉल कर रहे थे और यूज स्टेट हुक को। तो आप लोग को यूज स्टेट हुक से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो बस इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, यूज स्टेट हुक को मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या सिंपल, अब मुझे फंक्शनल कंपोनेंट अगर बनाना है तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल फंक्शन बना सकता हूँ। उसने एरो फंक्शन बनाया था, मैं एरो फंक्शन भी बना सकता हूँ। सो मैं पहले एरो फंक्शन ही बनाता हूँ, तो कॉन्स्ट और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एफ बड़ा रहेगा, कैमल केस, फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट इक्वल्स टू और एरो फंक्शन। अब आपको मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर एक रिटर्न होता है, रिटर्न के अंदर आप यूआई ही पास कर सकते हो, कुछ और नहीं। तो पहले मैंने क्या करता, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट और उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंपोर्ट का काम करना है। तो इंपोर्ट मुझे क्या क्या करना है, मुझे रिएक्ट करना है, तो इंपोर्ट, और रिएक्ट जो होता है उसका आर बड़ा होता है, रिएक्ट, आर ई ए सी टी, रिएक्ट कॉमा, और एक ये होता है, मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में डिफरेंस पिछली क्लास में। सो उसमें क्या बोला था कि जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके एक्सपोर्ट करते हो तो वो डायरेक्टली आ जाती हैं, और जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके नहीं, सिंपल एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ऐसे। तो जो यूज स्टेट होता है वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज स्टेट, ये भी देखिए कैमल केस, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कैमल केस ही मिलेंगी ज़्यादातर। और कहाँ से करना है, फ्रॉम, और यहाँ पर है रिएक्ट। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो मैंने इंस्टॉल की थी, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में जाइएगा। तो यहाँ पर नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए रिएक्ट 18.2.0, तो इसी में से सारा चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, सिंपल सा बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर देखिए जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है उसके लिए आप क्या करिए, रिटर्न के ऊपर लिखिए, और जो सी एस एस का लॉजिक है उसको रिटर्न के अंदर। तो मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न, और एक ब्रैकेट लगा दूंगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है इसमें से ये यूआई वाला कंपोनेंट कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, क्योंकि ये अब मैं लिखने जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। सो कंट्रोल वी, ये खाली आपका एचटीएमएल का कोड है। देखिए स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा हुआ है, मार्जिन इसमें 50 पिक्सल दिया हुआ है, तो ये सब सिंपल सा इन्होंने किया हुआ है। तो और अब मुझे अगर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो बीच में लिखना पड़ेगा, रिटर्न के ऊपर और फंक्शनल कंपोनेंट के बीच में। तो मैं उसको भी कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कंट्रोल सी, और इसको चल के हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, कंट्रोल वी। तो इतना कोड हो गया आपका। और अभी देखिए ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है ये देखिए अभी थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसको मैंने अभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, इसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसका कलर थोड़ा डिम आ रहा है। तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पर नीचे आइए और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फंक्शनल कंपोनेंट इसका नाम था, तो मैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट से एक्सपोर्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो देखिए अब ये थोड़ा डार्क हो गया, ये थोड़ा लाइट हो गया है, देखिए। अब मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर दिया, अब मुझे इंपोर्ट करना है कहाँ पे, ऐप डॉट जेएसएक्स, मैंने आपको बोला था सारे कंपोनेंट्स को आपको ऐप डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट करना पड़ेगा।
सो ऐप डॉट जेएस में चलते हैं, और यहाँ पर पहले से कुछ यूआई इन्होंने बना रखा है, तो मुझे उसको नहीं छेड़ना है, उसके नीचे मुझे यूज़ करना है, तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ कर दूंगा इंपोर्ट, और फिर उसका नाम लिखेंगे तो फंक्शनल, मैंने डिफॉल्ट किया था तो इसलिए डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम, और फिर देखिए इन्होंने पाथ अपने आप दे दिया डॉट स्लैश, तो करंट डायरेक्टरी में से कंपोनेंट में जाना है, कंपोनेंट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट, वहाँ मिलेगा मेरा फंक्शनल कंपोनेंट। अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो इसको यहाँ पे दे सकते हैं हम, जहाँ पे मैंने यूआई एलिमेंट आपको बनाया हुआ है, जो इन्होंने बना के दिया हुआ है, उसी के अंदर दे सकते हैं, एम्प्टी टैग के ऊपर लास्ट में दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट, और इसको बंद कर देंगे, जैसे टैग आप लोग बनाते हो, सेव कर देंगे। तो हमारा ये सेव हो गया। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे चल के। तो यहाँ पर नीचे देखिए ये आ रहा है, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, ये जो है ये वही वाला है जो कि मैंने फंक्शनल कंपोनेंट में इंक्लूड किया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स काउंटर ऐप यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट, तो काउंटर ऐप यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इन्होंने बना के दिया था, ये जीरो जो है इंक्रीज हो रहा था, वैसे ही ये भी इंक्रीज हो रहा है, देखिए 2 3 4 5। तो हमारा ये बन गया। क्या एरर बता रहा है आपको? देखिए जब एरर आपको आता है तो वहां पर वो लाइन नंबर भी देता है, प्लस फाइल, किस फाइल में एरर आ रहा है, और बताता भी है क्या एरर है, तो आपको थोड़ा उसको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़ते नहीं हो एरर को, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। आप अपना कोड भेजिए एक बार, जो कंपोनेंट आपने बनाया फंक्शनल कंपोनेंट, मैं देख लूँ, यहाँ पर भेजिए। कोड भेजिए एक बार। import react use state from react। कोड तो आपका सही है, एरर क्या आ रहा है आपको? एरर एरर क्या आ रहा है आपको? एरर भेजिए, एरर एरर का पहला या दूसरा लाइन भेजिए। एक बात बताइए, जब मैंने यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने फंक्शन फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, और आपने फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है?
कार्ड्स डॉट जेएसएक्स, ऐसा क्यों? और मैंने आपको पहले ही बोला है, इतनी बार बोला है कि जो कैमल केस में लिखना होगा पहला अक्षर बड़ा होगा। यहाँ पर आपने कार्ड्स डॉट जेएसएक्स क्यों लिखा है? जब आप जो कंपोनेंट बना रहे हो उसी नाम से आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ फाइल का नाम भी फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। और बताइए फिर एरर आपका गया कि नहीं? और किसी को भी एरर आ रहा है या सबको समझ आ गया है, बताइए। फंक्शनल कंपोनेंट सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब ये आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। अगर इसी को आपको क्लास कंपोनेंट के थ्रू बनाना हो तो कैसे करेंगे? सो वही एरर आ रहा है। मैं अपने में आपका कोड कॉपी करता हूँ, देखते हैं आपका एरर आ रहा है कि नहीं। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं फिर पेस्ट करता हूँ। ओके। सो मैं इसको पूरा यहाँ से, आपका फिर से मैंने किया, मेरे में तो एरर नहीं आ रहा है। मैं इसको फिर से चलाता हूँ, मेरा फिर से चल रहा है। एक काम करिए आप, अ, सौम्या जी, एक बार आप काम करिए, वो रिएक्ट वाला जो लाइन है ना पूरा हटा दीजिए, इंपोर्ट वाला। एक बार आप हटा दीजिए तो। हटा करके बताइए एरर आ रहा है कि नहीं आपके में। एक बार उस रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट और वो सारा ऊपर वाला पहले लाइन हटा के सेव करिए और फिर देखिए क्या एरर आ रहा है या क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, अभी भी एरर आ रहा है तो एक बार क्या करिए कि किल करिए सर्वर को यहाँ से। देखिए यहाँ से आपको नीचे जाना है और यहाँ पर कंट्रोल सी लिखिएगा टर्मिनल में, तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा। CLS करिए इसको और यहाँ पर एक बार आप npm इंस्टॉल को फिर से रन करिए, npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल को रन करिए इस पे और फिर उसके बाद फिर से अपना ऐप जो है npm रन डेव करिए। और फिर बताइए क्या आ रहा है।
हुआ आपका सौम्या जी? और पूनम जी आपको कहाँ से रिपीट करना है, बताइए? फंक्शनल कंपोनेंट को बताना है या फिर कोड करके दिखाऊं डायरेक्ट? फंक्शनल कंपोनेंट आपको समझ आ गया है? ओके, सो मैं कोड आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। सो देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने मुझे एक कंपोनेंट बनाना है फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट होगा, और उसको मुझे फिर ऐप डॉट जेएसएक्स में इंक्लूड करना है। सो मैं क्या करूँगा, पहले एक कंपोनेंट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैंने एक फोल्डर बनाया एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट्स नाम का। अब इसी के अंदर मैं सारे कंपोनेंट्स अपने रखूंगा, खाली ये कंपोनेंट, इसके बाद भी जो भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा सारे कंपोनेंट इसी में रहेंगे। उससे क्या होगा, मॉड्युलैरिटी आएगी, आपका कोड जो है कंसाइज रहेगा, एक ही जगह सारा चीज रहेगा। फिर यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स नाम से मैंने एक फाइल बनाई, जो क्या करेगी, जिसमें मैं अपना कोड लिखूंगा। सो अब उसमें क्या करेंगे हम, अब मुझे फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, क्लास कंपोनेंट नहीं बनाना। तो पहले मैं क्या, इंपोर्ट, अब ये ऑप्शनल होता है, ये आप इंपोर्ट करिए भी मत करिए कोई बात नहीं, इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा और यूज स्टेट। यूज स्टेट को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए लगता है हुक। सो मैं इसको आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। और फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से। सो इतना हो गया, तो आपका रिएक्ट और यूज स्टेट आपके फोल्डर में इंक्लूड हो गया। अब आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, उसके लिए आप करिए कॉन्स्ट, और फंक्शनल कंपोनेंट का नाम क्या था, फंक्शनल कंपोनेंट इक्वल्स टू एरो फंक्शन। बस अब इसमें क्या होगा कि जो आपका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है, वो सारा क्या होगा कि वो आप लिखोगे रिटर्न के बाहर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ रिटर्न लगाता हूँ, रिटर्न, और उसके बाद ब्रैकेट। अब इसके अंदर आपको HTML फाइल लिखनी है। सो HTML का जो कोड है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। ये डिव का कोड है आपका, डिव डिव वगैरह जो आप HTML में लिखते थे, उसके अंदर स्टाइल वगैरह, बटन है इंक्रीज करने के लिए सब। लेकिन अभी ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी ये यूज नहीं हो पा रहा है ऐप डॉट जेएसएक्स में। सो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और यहाँ पर इसका नाम फंक्शनल कंपोनेंट। सेव करते हैं। अब ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से, और इसको मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए, इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम, तो जहाँ पे वो था वहां से यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, और उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया टैग के जैसा। बस इतना ही काम है। एक बार आप अपना इमेज भेजिए, फिर से भेजिए, जो प्रोग्राम है आपका। क्यों, पता नहीं क्यों आपके में एरर आ रहा है, मेरे में तो चल रहा है सब। फिर से एक बार अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, जहाँ पे एरर आ रहा है। अब कौन सी लाइन में आ रहा है, देखते हैं। अब हम लोग देखिए, ये आपको क्लियर हो गया पूनम जी? ये कोड भेज दूं मैं व्हाट्सएप पे? ये वाला भेजा तो है, कितनी बार भेजूं मैं? एक ही वो कोड है, मैं बार बार कर रहा हूँ वही कोड। इसको मैंने भेजा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर, ये ऊपर भेजा हुआ है। यही यही वाला तो कोड है, और कोई कोड थोड़ी है फंक्शनल कंपोनेंट का। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लास कंपोनेंट को। तो यहाँ पर इन्होंने फिर इसका डिफरेंस दिया हुआ है, क्लास कंपोनेंट के बारे में बताया हुआ है। सो क्लास कंपोनेंट,
सो क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं? सो दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ मोस्ट मॉडर्न वेब एप्स बिल्ट इन रिएक्ट जेएस. दीज कंपोनेंट्स आर सिंपल क्लासेस. चलिए मैं देख लेता हूँ इनका क्या एरर आ रहा है. ओके. सो यहाँ पर आपने जो यूज स्टेट हुक यूज किया है, हाँ, तो ये एरर तो आएगा आपको क्योंकि आपने ऊपर हटा दिया है वो यूज स्टेट वाला. सो इसलिए एरर आ रही है. सो आप एक काम करिए, आप ये वाली लाइन लिखिए उसमें ऊपर, जो आपने ये रिएक्ट रिएक्ट को हटा दीजिए यहाँ से, और खाली इतना लाइन लिखिए. देखिए अब एरर आ रहा है आपका यूज स्टेट का. इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट ऐसे करके लिखिए ये वाली लाइन. आप ये वाली लाइन लिखिए उसमें, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि यूज स्टेट को आप यूज कर रहे हो और वो आपने पहले इंपोर्ट नहीं किया है क्योंकि वो एक हुक है, तो उसको वो फाइल मिल नहीं रही थी. तो करके बताइए, इसको लाइन को ऐड करिए ऊपर और फिर बताइए क्या एरर आ रहा है. फिर एक इमेज भेजिए आप. यहाँ पर ये देखिए यूज स्टेट पे रेड कलर का आपको दिख रहा था, क्यों? क्योंकि आपने यूज स्टेट यूज तो किया है लेकिन इसको पहले इंपोर्ट नहीं किया, तो पहले इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये आपको यूज करना है इसलिए. क्या आउटपुट आ रहा है बताइए. सो आपका चल गया ना, आउटपुट शो कर रहा है देखिए. कांट बी रीच बता रहा है. हाँ, तो आपको फिर स्टार्ट करना. एनपीएम रन डेव किया है आपने? एनपीएम रन डेव करिए ना, फिर से रीरन करिए ना उसको. अभी आपका रिजॉल्व हुआ आउटपुट आ रहा है कि नहीं बताइए, तब आगे बढ़ते हैं. आउटपुट आया आपका सौम्या जी? पूनम जी का, सर मेरा रन हो गया है बट आउटपुट में ऐड नहीं आ रहा है. ऐड बटन, ऐड बटन नहीं आ रहा आपके में.
सो आपने यहाँ पे ये जो कोड है इसको पूरा ही कॉपी किया था कि नहीं? यहाँ पर देखिए नीचे बटन है एक, ऑन क्लिक इंक्रीज ऐड, या तो आप इसको भेजिए मुझे कोड। आपने इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में इंक्लूड किया है, वहाँ पे कार्ड डॉट जेएसएक्स लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या, फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, इसलिए एरर आ रहा है आपको। यहाँ पर देखिए बता भी रहा है 20वीं लाइन में, इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम, फिर ये आप कार्ड डॉट जेएसएक्स क्यों लिख रहे हो? ये फाइल कहाँ पे है? कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड डॉट जेएसएक्स थोड़ी है, वहाँ पे तो फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स है ना, इसलिए एरर आ रहा है आपको। यहाँ पर देखिए जो आपको एरर बता रहा है इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश कार्ड डॉट जेएसएक्स कहाँ पे है आपका? मैंने अभी नाम चेंज करवाया ना, फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। इसीलिए वो बोल रहा है डज द फाइल एग्जिस्ट पूछ रहा है। हाँ चल जाएगा वो। और ये पूनम जी का है, बटन ऑन क्लिक इंक्रीज ऐड बटन। आप व्हाट्सएप पे भेजिए पूनम जी, यहाँ पर तो आधा कोड आ रहा है, आधा कोड आ रहा है आधा नहीं आ रहा। व्हाट्सएप पे भेजिए। व्हाट्सएप पर भेजिए, तब तक हम लोग देख लेते हैं आगे। सो अब देखिए यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बता रहा है, दिस इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ मोस्ट मॉडर्न वेब एप्स बिल्ट इन रिएक्ट जेएस, दीज कंपोनेंट्स आर सिंपली क्लासेस। सो जैसे आप लोग जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही है। अब क्लास क्या होता है? क्लास एक एंटिटी होती है और उसका हम लोग एग्जांपल बनाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो पूनम जी ने भेजा है, import use state from react, import react logo, ये कहाँ से आपने भेज दिया? ये आपने ये तो ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है आपकी, ये अपनी कंपोनेंट की फाइल का कोड भेजिए ना, जो फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स है। और उसको आपने इंपोर्ट भी नहीं किया है यहाँ पे, यहाँ पर इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम किया है, लेकिन उसको यहाँ नीचे नहीं दिखाया है ना, तो कहाँ से दिखेगा आपको? यहाँ पर आपने बना लिया, ये सही है, ये कोड आपका सही है, यहाँ पे बटन देखिए है, लेकिन ये आपने यहाँ पे इंपोर्ट तो किया, यहाँ पर देखिए आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम, लेकिन उसको यहाँ पे आपने दिखाया नहीं, तो कहाँ से दिखेगा बटन? यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है ऐप डॉट जेएसएक्स में, देखिए जाके ऐप डॉट जेएसएक्स कोड में पी के नीचे फंक्शनल कंपोनेंट टैग लगाया हुआ है मैंने, फंक्शनल कंपोनेंट। ये आपने नहीं लगाया है, इसको लगाइए तो आपको दिखेगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट तो किया, इंपोर्ट किस लिए किया? दिखाने के लिए ही, लेकिन आपने उसको यूज ही नहीं किया यहाँ पे। तो ये लगाइए आप, तो आपका सही से आएगा। आया आपका? बताइए। ऐप डॉट जेएसएक्स में, ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है ना ये आपकी,
ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल जहाँ पे आपको दिखाना है, जहाँ पे आपने इंपोर्ट किया है, ऊपर देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल कंपोनेंट है और ये ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है ना, तो इसमें आपको यहाँ पर जो सबसे लास्ट में पी टैग के नीचे और यहाँ पे आपका बंद हो रहा है एम्प्टी टैग उसके ऊपर। हाँ। सो आप किसी को डाउट नहीं है ना क्लास कंपोनेंट वो फंक्शनल कंपोनेंट में? अब हम लोग चलते हैं क्लास कंपोनेंट की तरफ। सो अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लास कंपोनेंट का सिंटेक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, जैसे इन्होंने एक कार का क्लास कंपोनेंट बनाया है, हम लोग अभी फंक्शनल कंपोनेंट जो मैंने अभी फंक्शन से बनाया था उसका भी देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने, अगर आपको कार कंपोनेंट एक है, कार का एक क्लास कंपोनेंट बनाना है, फंक्शनल कंपोनेंट नहीं, तो आप क्या करिए, पहले क्लास लिखिए, क्लास का सारा चीज़ छोटा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ ध्यान रखिए, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। क्लास का सारा चीज़ छोटा रहेगा। फिर जो क्लास का नेम है उसका कैमल केस होता है, जैसे कि आप फंक्शनल कंपोनेंट में बना रहे थे, पहला अक्षर बड़ा, फिर जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला अक्षर बड़ा। वैसे इसमें भी है, कार अगर है तो कार में सी बड़ा रहेगा, अगर फंक्शनल कंपोनेंट होता तो उसमें एफ बड़ा होता और सी बड़ा होता। और फिर ये यहाँ पे इनहेरिटेंस कर रहा है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग जावा में पढ़े होंगे। ये क्या कर रहा है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो होता है, मतलब क्लास में आप क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो। तो एक इन्होंने रिएक्ट वालों ने एक क्लास बनाई हुई है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। रिएक्ट के अंदर एक क्लास है कंपोनेंट। तो वहां से आप जब एक्सटेंड करते हो और किसी कंपोनेंट में एक्सटेंड करते हो, तो जो कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी होती है, क्लास कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी, वो उस कंपोनेंट में आ जाती है जो आप बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपना एक कंपोनेंट बना रहा हूँ कार, और इसमें मैंने एक्सटेंड किया रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। तो रिएक्ट तो आप जानते हो क्या होता है, डॉट कंपोनेंट। रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट लाइब्रेरी, एक क्लास है, वो इसने एक्सटेंड कर ली, तो इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो इस कार के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद इसमें एक रेंडर मेथड होता है, उसके अंदर आप लिखते हो, जैसे हम लोग वहाँ फंक्शनल कंपोनेंट बना के रिटर्न के अंदर लिख रहे थे, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक रेंडर मेथड आपको देता है ये। और उस रेंडर मेथड के अंदर आप रिटर्न करते हो H2 I am a car। ये ऐसे काम करता है। और ये इन्होंने उसका जो हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था उसका इन्होंने बनाया हुआ है, उसको कन्वर्ट किया हुआ है क्लास कंपोनेंट में। इन्होंने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बना के उसको किया हुआ है। आप ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, तो अगर आप इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाओगे। हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो मैं है इसको छोटा करता हूँ। अब अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट एक सिंपल सा बनाना है, तो उसको आप देखते हैं, ये स्टेट वगैरह हटा देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टेट पढ़ाया नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फंक्शनल कंपोनेंट में जाइए, आप लोग फंक्शनल कंपोनेंट ध्यान रखिए, फंक्शनल कंपोनेंट में जाएंगे, और यहाँ पर ये सारा कोड आप डिलीट कर दीजिए, सारा जो ये है, जो मैंने आपको बताया था फंक्शनल कंपोनेंट का कोड, ये आप डिलीट कर दीजिए। और इसके बाद इसकी जगह मैं छोटा एक कोड लिखता हूँ, और उसको फिर मैं क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मैं कॉन्स्ट लिखूंगा, और वही फाइल का नाम रखता हूँ, कुछ चेंज नहीं करता, फंक्शनल कंपोनेंट इक्वल्स टू, ताकि ये आप ऐप डॉट जेएसएस में ना चेंज करो। तो यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट इक्वल टू एरो फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं अभी। और यहाँ पर सिंपल सा आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, H1, दिस इज माई फंक्शनल कंपोनेंट, बस। और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दो, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट, सेव कर दिया मैंने। अब क्या होगा, अब ये खाली ये वाली लाइन दिखेगी, अब वो बटन वटन हट जाएगा, देखिए यहाँ पे। मैं चलता हूँ अपने वाले में, देखिए दिस इज माय फंक्शनल कंपोनेंट, बस इतना ही है, और सारा हटा दिया मैंने, ताकि आपको सिंपल रहे अभी समझने के लिए। दिस इज माय फंक्शनल कंपोनेंट, ये इतना आप लोग करिए, बताइए आ रहा है इतना आपका कोड? मैंने सिंपल सा छोटा सा एक कोड बनाया है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट का कोड है।
हम लोग ज़्यादातर जो है फंक्शनल कंपोनेंट को ही देखेंगे, क्लास कंपोनेंट को उतना नहीं देखेंगे। मैं बस आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कैसे होता है बस, सो इसलिए आप लोग समझ लीजिए। बताइए, ये वाला हुआ आपका, ऐसा आ रहा है? ये वाला कोड आप लोगों ने किया, फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न दिस इज माय फंक्शनल कंपोनेंट, और एक्सपोर्ट कर दिया उसको, तो H1 आपको दिखने लग जाएगा यहाँ पर दिस इज माय फंक्शनल कंपोनेंट करके। फटाफट बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं जिसको हम लोग क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे दिस इज माई, लेकिन वहाँ पे क्लास कंपोनेंट लिखेंगे। सो यही कंपोनेंट्स के ऊपर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पर न्यू फाइल एक बनाइए। और मैंने क्या बोला था आपको, सारे कंपोनेंट्स में यही बनाऊंगा, अब वो चाहे क्लास कंपोनेंट हो चाहे फंक्शनल कंपोनेंट हो। और मैं यहाँ लिख दूंगा इसका नाम, सी सी बड़ा रहेगा पहला, देखिए CLASS क्लास कंपोनेंट। फाइल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, .jsx। और फिर मैं यहाँ पे अब इसको क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो कोड है इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर, तो ये क्या एक्सटेंड कर रहा है, ये जो ये अपना कंपोनेंट बना रहा है उसमें एक्सटेंड कर रहा है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो रिएक्ट आपके पास तो है नहीं, तो पहले आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। इन्होंने आधा कोड लिखा है, आधा कोड नहीं लिखा। यहाँ पर रिएक्ट जो है वो आपके पास है नहीं, तो आप या तो उसको इंपोर्ट करिए या फिर आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। सो हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। सो उसके लिए देखिए, अब मेरा कंपोनेंट का नाम क्या है, मेरा कंपोनेंट का नाम है क्लास कंपोनेंट। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं अब जब क्लास कंपोनेंट, तो पहले मुझे क्लास लिखना पड़ेगा, तो CLASS छोटे छोटे में लिखना पड़ेगा, स्पेस। फिर मैं अब अपने कंपोनेंट का नाम लिखूंगा, तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, क्लास कंपोनेंट। अब मुझे इसको एक्सटेंड्स करना पड़ेगा, तो एक्सटेंड्स अब कहाँ से, रिएक्ट, रिएक्ट का आर बड़ा है, रिएक्ट देखिए बता भी रहा है डॉट, फिर सी का भी, क्योंकि क्लास है ना, रिएक्ट के अंदर एक क्लास है कंपोनेंट। सो अब यहाँ पर एक करली ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा। सो क्लास, फिर क्लास कंपोनेंट मेरा कंपोनेंट का नाम है जो कि क्लास कंपोनेंट में बना रहा हूँ, और एक्सटेंड्स कर रहा है ये किसको, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। सो रिएक्ट के अंदर जो क्लास है कंपोनेंट, उसकी सारी फंक्शनैलिटीज अब इसके अंदर आ जाएंगी क्लास कंपोनेंट के अंदर। अब इसके अंदर एक रेंडर मेथड होता है, सो रेंडर, RENDER सारा छोटा रहेगा, और इसको अंदर मैं अपना UI लिखूंगा जो कि मुझे दिखाना है, जो मैं वहाँ पे रिटर्न के अंदर लिख रहा था। सो अब रेंडर के अंदर भी एक रिटर्न मेथड होता है। सो रिटर्न आप यहाँ से कर दीजिए, यहाँ पे रेंडर के अंदर होता है लेकिन वो, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आप UI अपना भेज दीजिए, H1 दिस इज माई क्लास कंपोनेंट, और इसको भी मुझे दिखाना है। सेव करते हैं तो मुझे इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो बाहर आ जाइए सबसे, और एक्सपोर्ट वो सारा सेम ही रहेगा आपका डिफॉल्ट। फिर यहाँ पे क्लास कंपोनेंट जो कि आपका फाइल का नाम है, और इसको सेमीकोलन लगा दीजिए। अब इसको मैंने यहाँ पे तो एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा app.jsx में, जहाँ पे मैंने फंक्शनल कंपोनेंट को दिखाया था। सो देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शनल कंपोनेंट को पहले से इंपोर्ट कर रखा है। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट, और क्लास कंपोनेंट को आप इंपोर्ट करेंगे, CLASS क्लास कंपोनेंट फ्रॉम, देखिए ./components, फिर क्लास कंपोनेंट। तो पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है पाथ, करेंट डायरेक्टरी से जाइए कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट्स में गए, उसके बाद वहाँ से जाइए क्लास कंपोनेंट में, तो क्लास कंपोनेंट में गए, वहाँ पे हमें क्लास कंपोनेंट मिल जाएगा। अभी ये देखिए थोड़ा डिम दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट तो किया है लेकिन अभी यूज़ नहीं किया है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा नीचे, जहाँ पे मैं फंक्शनल कंपोनेंट दिखा रहा था उसके नीचे दिखा सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्या लिखिए, क्लास कंपोनेंट,
और इसको बंद कर दीजिए, सेव करते हैं। सो आपको अब पहले फंक्शनल कंपोनेंट दिखेगा, फिर क्लास कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं व्यू में अपने। सो इसको एक बार इसमें क्या एरर है, कुछ एरर है क्या? सो रिटर्न ही लिखना क्या इसमें? काम करते हैं, रिटर्न ना लिखते हैं और इसको फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं। ओके, कुछ एरर है क्या? मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सेव करते हैं और चलते हैं, देखते हैं। कुछ तो एरर आ रहा है इसमें। ओके, यहाँ पर चलते हैं। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, क्या एरर आ रहा है इसमें? कनेक्टेड रेफरेंस रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो हमने क्या किया, रिएक्ट को इंपोर्ट तो किया ही नहीं है, वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया, डायरेक्टली यूज कर लिया है, तो इसलिए एरर आ रहा है ये। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर सबसे पहले लाइन में जाएंगे और यहाँ पहले इंपोर्ट करेंगे ना रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम। अब मुझे यूज स्टेट तो नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्टली रिएक्ट को इंपोर्ट कर लूंगा, कहाँ से, रिएक्ट से। आप लोग कंसोल में देख सकते हो एरर जो आता है, तो आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार और क्या एरर आ रहा है। हाँ, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए आ गया, दिस इज माई फंक्शनल कंपोनेंट, दिस इज माई क्लास कंपोनेंट, और ये कोड है इसका। तो मैं आपको भेज देता हूँ एक बार, ये क्लास कंपोनेंट का कोड है। अब उसको करके देखिए, बताइए आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा। बताइए आ रहा है आप लोग का आउटपुट? जल्दी जल्दी करिए, बताइए। यहाँ पर सिंपल सा मैंने पहले रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
कि जो आपका रिएक्ट है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो बड़ा रहेगा उसका आर, और वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो वो छोटा रहेगा, क्योंकि फाइल का नेम आप छोटा ही रखते हो ज़्यादातर। सो उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास छोटे में क्लास कंपोनेंट नाम की, और वहाँ पे एक्सटेंड किया है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट आप क्या कर सकते थे यहाँ पर, रिएक्ट यहाँ पर आप कंपोनेंट को कॉल भी कर सकते थे। यहाँ पर जो आप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिख रहे हो इसकी जगह क्या कर सकते थे, यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल कर सकते थे और डायरेक्ट यहाँ कंपोनेंट को लिख सकते थे, तब भी चलता। और फिर मैंने रेंडर मेथड इसके अंदर एक होता है उसको कॉल किया, और यहाँ पर मेरा आ गया, सभी का आ गया है, किसी का बचा तो नहीं है। और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो। एक 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 चीज़ थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। यहाँ पर जो आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो इसको मत इंपोर्ट करो, क्योंकि डायरेक्टली आप कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर सकते हो ना रिएक्ट से। रिएक्ट के अंदर जब यहाँ पर रिएक्ट है और रिएक्ट के अंदर आपका क्लास है, तो आप जो कंपोनेंट को भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, यहाँ पे रिएक्ट हटा दीजिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, और यहाँ लिखिए कंपोनेंट। और यहाँ पर आप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट जो खाली कंपोनेंट लिख दीजिए, जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया है उसी को यहाँ यूज़ कर लीजिए और सेव कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर मैंने रिएक्ट से कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया और उसको डायरेक्ट दे दिया, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है अब। और फिर हम देखते हैं आप क्या आउटपुट आ रहा है, तो वही आउटपुट आएगा आपका, देख लीजिए वही आउटपुट आ रहा है सेम। इस वाले से करिए और बताइए आ रहा है आपका। यहाँ पर मैं रिएक्ट को हटा के यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कंपोनेंट को कॉल कर लिया, इसको बताइए। ये आपको समझना है बस कि डिफरेंस क्या होता है, क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। क्या नहीं आया आपका पूनम जी, बताइए। रिफ्रेश करिए एक बार, इसको सेव करिए और वहां जाके रिफ्रेश करिए, और कंपोनेंट का सी बड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा वो, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़ के लिखिएगा। एरर आपको पता है कहाँ आता है, एरर यहाँ पर जब जाएंगे आप सामने नहीं दिखता है, वो एरर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगी तब आपको दिखेगा एरर, कभी कभी वहां पे भी दिखता है। हो गया ना। तो अच्छा ये बताइए इन दोनों में आपका डिफरेंस जो है समझ आया कि नहीं, आपका जो क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के बीच में। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस और दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या, इन द अबव एग्जांपल फॉर फंक्शनल कंपोनेंट वी यूज हुक्स। सो हम लोग ये चीज़ आगे पढ़ेंगे जाके, हुक्स क्या होते हैं। हुक्स एक सिंपल से जावास्क्रिप्ट के मेथड्स होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। सो फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग हुक्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो पहले क्या होता था ना, पहले जब जब रिएक्ट नया नया आया था, तो पहले क्या होता था, पहले सबसे पहले क्लास कंपोनेंट आया था। तो क्लास कंपोनेंट जब आया तो वहाँ पे क्या होता था कि आपका सारा काम जो है फंक्शंस के बेस पे होता था, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे आप जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करते हो। सो एरे के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पुश पॉप डिलीट। सो वैसे ही आपका जो है क्लास कंपोनेंट होता है, और क्लास कंपोनेंट के अंदर आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि जो क्लास कंपोनेंट उसके अंदर एक रेंडर मेथड है ना, तो वो रेंडर मेथड, ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो जब क्लास कंपोनेंट आया था, सो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स चलते थे। और अभी क्या हो रहा है कि फिर बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फंक्शनल कंपोनेंट को। फंक्शनल कंपोनेंट बाद में आया, तो जो चीज़ें ये लोग क्लास कंपोनेंट में मेथड्स के थ्रू करते थे, उनके लिए इन्होंने हुक्स बना दिए। उनको बस मेथड्स ही होते हैं वो सिंपल से, उनको हुक्स बोलते हैं। जैसे यूज स्टेट, अभी अभी जो हम लोगों ने एक देखा था, अभी जो काउंटर को बढ़ा रहा था यूज स्टेट, वो भी एक हुक था। सो जो इन्होंने हुक्स बनाए उसका एक नाम दे दिया कि वो यूज से शुरू होगा, जैसे यूज स्टेट हुक, तो इसमें यूज पहले लग रहा था ना। सो इसका जो नाम होंगे, जैसे जो हुक्स होते हैं उनके जो नाम्स होंगे वो यूज से शुरू होंगे, जैसे यूज स्टेट हुक, यूज कॉल बैक हुक। ऐसे बहुत सारे हुक्स होते हैं जो कि, और वो आपका क्लास कंपोनेंट में आप यूज नहीं कर सकते, वो सिंपल आप फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हो। सो हुक्स का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट में।
ताकि जो आपका क्लास कंपोनेंट है उससे उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो, और वो सारी चीजें जो हम क्लास कंपोनेंट में कर रहे थे वो हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी कर सके हुक्स के थ्रू। और यहाँ पर यही चीज देख लीजिए, अब क्या बोल रहा है, अ फंक्शनल कंपोनेंट इज जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट प्योर फंक्शन दैट एक्सेप्ट प्रॉप्स एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ रिएक्ट एलिमेंट जिसको जेएसएक्स बोला जाता है। सो ये क्या बोल रहा है यहाँ, इसको समझना है थोड़ा, आपको ध्यान से समझिए। अ फंक्शनल कंपोनेंट इज जस्ट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट प्योर फंक्शन। सो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है जो क्या आर्गुमेंट, एक जैसे आप लोग फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते थे ना, तो ये क्या पास करवाता है, ये क्या रिसीव करता है आर्गुमेंट में, प्रॉप्स। प्रॉप्स मैंने आपको कल परसों बताया था एक बार कि प्रॉप्स मतलब होता है प्रॉपर्टीज। सो आपको कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको फंक्शनल कंपोनेंट में डेटा चाहिए होता है, तो वो आप कहीं से पास करते हो। सो वो आपको लेने के लिए प्रॉप्स चाहिए होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज एज एन आर्गुमेंट। तो फंक्शन में जो हम आर्गुमेंट भेजते हैं उसको हम, उसका हमने नाम रख दिया है प्रॉप्स। बस इतना समझ लीजिए। जैसे आप ऐड फंक्शन बनाते थे, उसमें ए और बी भेजते थे, तो वो आर्गुमेंट जो आपके हो गए वो प्रॉप्स, उसको बोल दिया, बस इतना समझ लीजिए। और उससे देखिए, जब फंक्शन आप बनाते हो तो वहां से रिटर्न भी करते हो कुछ। तो रिटर्न क्या करते हैं, अब अगर हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पे जेएसएक्स रिटर्न करते हैं। जेएसएक्स मतलब जो हमने एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है वही रिटर्न करते हैं। सो ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। आप क्लास कंपोनेंट में क्या है, क्लास कंपोनेंट रिक्वायर यू टू एक्सटेंड फ्रॉम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो यही मैंने आपको दिखाया अभी एग्जांपल, कि जब आप क्लास कंपोनेंट बनाते हो तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है, एक्सटेंड करने की, इनहेरिटेंस करने की, कहाँ से, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। एंड क्रिएट अ रेंडर फंक्शन, तो उसके अंदर फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, रेंडर फंक्शन दैट रिटर्न्स अ रिएक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर जो रिएक्ट एलिमेंट वो रिटर्न कर रहा है वो डायरेक्टली फंक्शन के थ्रू कर रहा है, यहाँ पर रेंडर फंक्शन के अंदर आपका रिटर्न कर रहा है। बस ये डिफरेंस है दोनों में। और उसके बाद आगे क्या डिफरेंसेस हैं और देख लीजिए। देर इज नो रेंडर मेथड यूज इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैंने कभी अभी तक कोई भी रेंडर मेथड नहीं यूज किया फंक्शनल कंपोनेंट में। जब मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था तो फंक्शन एक बनाया, उसके अंदर रिटर्न डायरेक्ट लिखा था। और रेंडर फंक्शन मैंने कहाँ यूज किया था, क्लास कंपोनेंट में। तो यही चीज बता रहा है कि रेंडर फंक्शन आपका फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होता। और इट मस्ट हैव द रेंडर मेथड। तो आपका जो क्लास कंपोनेंट होता है उसमें रेंडर मेथड जरूर होता है, क्योंकि आप जो यूआई दिखाओगे, फ्रंट एंड का काम क्या होता है, यूआई को दिखाना, यूजर इंटरफेस को दिखाना। और अगर आप जो है रेंडर मेथड ही नहीं लिखोगे क्लास कंपोनेंट में तो रिटर्न क्या कराओगे। अब और देखते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वंस द फंक्शन इज रिटर्न इट कांट बी केप्ट अलाइव। सो फंक्शनल कंपोनेंट जो होता है वो कैसे रन होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। और जो क्लास कंपोनेंट होता है वो इंस्टेंशिएट होता है, ऑब्जेक्ट बनता है इसका। डिफरेंट लाइफ साइकिल इज केप्ट अलाइव एंड इज रन एंड इन्वोक डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ कंपोनेंट। सो यहाँ पर क्या होता है, जो क्लास कंपोनेंट, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो अभी हमने पढ़े नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। सो लाइफ साइकिल मेथड्स के हिसाब से यहाँ पे कॉलिंग होती है। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं होता है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आपका कॉलिंग होता है, यहाँ पर आपका सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। यहाँ पर जैसे जैसे एक रेंडर मेथड है, ये भी लाइफ साइकिल का ही मेथड है। तो इसके जैसे दो चार मेथड और होते हैं, तो वो एक दूसरे के बाद कॉल होते हैं। जैसे पहले एक कॉल होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर रेंडर मेथड कॉल होगा, फिर उसके बाद कुछ कॉल होगा, तो ऐसे होता है। अब यहाँ पे एक चीज और बता रहा है, ऑल्सो नोन एज स्टेटलेस कंपोनेंट एज दे सिंपली एक्सेप्ट डेटा एंड डिस्प्ले देम। सो यही तो हो रहा है, आप लोग स्टेटलेस ही कंपोनेंट तो बना रहे हो। यहाँ पर आप कुछ कर रहे हो, कुछ कोई डेटा स्टोर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। यहाँ पर तो आप सिंपल सा दिखा रहे हो फ्रंट एंड में। सो यहाँ पर देखिए, जो लाइफ साइकिल मेथड जो मैं अभी आपको बता रहा था वही चीज ये बता रहा है, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स फॉर एग्जांपल कंपोनेंट डिड अमाउंट कांट बी यूज्ड इन फंक्शनल कंपोनेंट। सो फंक्शनल कंपोनेंट में आपका हुक्स होते हैं, यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक। वहां पे आपका जो क्लास कंपोनेंट में मेथड्स हैं वो नहीं चलते, मैंने बताए थे। सो यहाँ पर एक मेथड है कंपोनेंट डिड अमाउंट, ये आपका जो मेथड है ये चलता है जब रेंडर मेथड कॉल होता है उससे पहले। सो ये चीज यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल है फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं है, ये क्लास कंपोनेंट में होता है। तो रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड कांट बी कैन बी यूज इनसाइड, तो क्लास कंपोनेंट में यूज हो सकता है। हुक्स कैन बी यूजली यूज्ड इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैंने वही बोला, हुक्स जो होते हैं जैसे यूज स्टेट हुक, यहाँ पर देखिए यूज हो रहा है, यूज इफेक्ट हुक, तो ये सब फंक्शनल कंपोनेंट में यूज हो सकते हैं। सो आपको बस इतना समझना है कि फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स यूज होते हैं, क्लास कंपोनेंट में मेथड्स यूज होते हैं। यहाँ पर कोई डाउट है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट का, बताइए। और ये चीजें मैंने आपको पीडीएफ में भी दी हुई हैं,
जो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस, और उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं दो, और उसके बाद मैंने क्लास कंपोनेंट के भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पूनम जी क्लियर है आपको? बताइए। पूनम जी बताइए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग क्या करते हैं, अभी इसमें देखिए जो आपका मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें आप खोल लीजिएगा, जो मैंने आपको रिएक्ट जेएस का दिया था उसमें देखिए रिएक्ट जेएस के नोट्स में अब ये मैंने आपको समझा दिया कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप इतना जितना मैंने आपको बताया इतना समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं JSX के बारे में। तो JSX क्या, जो हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहे हैं, जो यहाँ पे एक्सटेंशन आप कर रहे हो ऐप डॉट जे एस एक्स, फिर क्लास कंपोनेंट डॉट जे एस एक्स, फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जे एस एक्स, तो JSX क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है ना कि आपको पता होना चाहिए JSX मतलब क्या होता है। सो वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। सो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। सो एक्सएमएल का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है क्या होता है? जिसको इसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए एक्सएमएल का फुल फॉर्म। एक्सएमएल फुल फॉर्म बताइए आप लोग। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है जो BCA में रहता होगा, आप लोगों ने किया होगा, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें एक्सएमएल था। सो एक्सएमएल का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होता है? बताइए। एक्सएमएल जो होता है वो आपका HTML की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस पता है क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि आपका जो HTML है वहाँ पे बने बनाए टैग्स होते हैं पहले से। आपका जो भी टैग्स आप यूज़ करते हो, जैसे HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग, ये सारे बने बनाए होते हैं। जो XML होता है उसमें आप खुद के टैग्स बना सकते हो, खुद उसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट का नाम से टैग बना रहे हैं, तो वो क्या है, वो XML है। और XML का फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में भी। सो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है एक्सएमएल का फुल फॉर्म। सो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जावा स्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जावा स्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल का मतलब क्या बोल रहा है? सो जावा स्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल का मतलब बोल रहा है कि इसमें जावा स्क्रिप्ट भी आप लिख सकते हो। समझ आ रहा है आपको? JSX तो एक्सएमएल हो प्लस जावास्क्रिप्ट, दोनों आप एक ही में लिखोगे जब। सो हम लोग एक्सएमएल क्या लिख रहे थे, जैसे हमने क्लास कंपोनेंट बनाया उसको टैग के अंदर लिख दिया तो वो एक एक्सएमएल हो गया। हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया उसको एक टैग के अंदर लिख दिया, फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। सो वो एक एक्सएमएल हो गया। प्लस उसके अंदर आप जो काउंट को प्रिंट करा रहे थे करली ब्रैकेट में, सो वो आप क्या जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे, ऊपर जो आपने फंक्शन बनाया वो भी एक जावास्क्रिप्ट था। सो ये चीज़ें जो हो गई वो एक्सएमएल हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि यही बोल रहा है ये, राइट जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल टुगेदर। सो एक ही फाइल में अगर आप जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल दोनों लिख रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं JSX। सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। और यूज लाइक XML और HTML टैग्स, तो वही मैं बोल रहा हूँ, XML और HTML टैग्स एक ही होते हैं, बस उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो HTML के टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो HTML वालों ने पहले से डिफाइन करके रखे होते हैं कि जैसे आपको DB यूज़ करना है, स्पैन ही यूज़ करना है, कोई और नाम नहीं देना। लेकिन XML में आप नाम दे सकते हो, अपने आप से बना सकते हो अपने टैग्स। सो वो चीज़ जो है वो JSX आपको प्रोवाइड करता है। सो आप लोग अपने नाम से बनाते हो, जैसे रिएक्ट कंपोनेंट या हेडर के नाम से आपने बनाया था पिछली क्लास में, फूटर के नाम से बना दिया था। सो वो क्या है, वो XML है, वो HTML नहीं है। ठीक है। और इसमें आप HTML भी तो लिख रहे हो, देखिए यहाँ पे H3 जो आप लिख रहे हो ये HTML है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख रहे हो। ये आपने सोचा कभी कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हो जो कि रिटर्न के ऊपर लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप जब रिटर्न के अंदर आते हो तो एक एक तो HTML भी लिख रहे हो, ऊपर से अपने जो टैग से आप बना रहे हो वो XML भी लिख रहे हो। सो आप कितनी चीज़ें लिख रहे हो, आप जो है तीन चार चीज़ें एक साथ कर रहे हो। आप लोग, मैं थ्योरी बता रहा हूँ तो उसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर आप पूछते नहीं हो तो ये आपकी गलती होगी, बता रहा हूँ मैं पहले।
क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तो आप लोग पूछ लीजिएगा जो नहीं समझ आ रहा हो, जो जो आपको कीवर्ड नहीं समझ आ रहा हो, जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो। ठीक है। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सो वी कैन ऑल्सो यूज रिएक्ट विदाउट जेएसएक्स बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और बट इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस टास्क। सो ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग पहले नहीं कर चुके डोम में। डोम जब हम लोग बना रहे थे तो वहाँ पे क्रिएट एलिमेंट टैग बना रहे थे, क्रिएट टेक्स्ट नोड बना रहे थे, तो वो सब डोम का यूज़ करके बना ही रहे थे। तो वही चीज़ ये बोल रहा है, वी कैन ऑल्सो यूज रिएक्ट विदाउट जेएसएक्स। तो हम लोग जेएसएक्स ना फाइल बनाए और डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का जो कोड, बेसिक कोड होता है वो लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और हम लोग रिएक्ट को यूज ही इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपका एप्लीकेशन है वो फास्टली बने, जो आपको कोड है वो कम करना पड़े। तो बहुत सारा कोड रिएक्ट वालों ने करके आपको दे दिया है। अब उन्होंने कौन सा कोड किया होगा, जो आप डोम वगैरह करते थे वो सारा उन्होंने करके दे दिया है, उसका रैपर आपको दे दिया है रिएक्ट, आप उसको यूज़ करिए। ये जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट वगैरह है ये सब वो इंटरनली कर रहा है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको जो वो बोल रहा है लिखने को वो आप लिख दीजिए, वो इंटरनली रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट या जो भी वो काम करेगा वो कर रहा है, और कंपाइल करके आपको दे देगा आउटपुट। सो वही चीज़ है, बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस टास्क। सो हम लोग ये सब नहीं कर सकते, जो डोम का काम है ये सब हम लोग करेंगे तो बड़े एप्लीकेशंस कब बनाएंगे। सो बड़े एप्लीकेशन जब बनाते हो आप तो उसमें बहुत सारा काम ऐसा होता है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो इसीलिए हम लोग रिएक्ट यूज़ करते हैं। रिएक्ट में क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ आपको बना के दे देता है, ये डोम वगैरह आपको नहीं करना है, सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप रिएक्ट यूज़ करिए आपका काम हो जाएगा। सो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, रिएक्ट कैन बी यूज्ड विद एंगुलर एंड व्यूजेस। मैंने आपको क्या बताया था, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, ये आप ध्यान रखिएगा, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। सो आप रिएक्ट को, लाइब्रेरी जो चीज़ होती है ना उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका जे क्वेरी एक लाइब्रेरी है, सो उसको भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपका जो टेलमिट जैसा वो भी एक लाइब्रेरी है, तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेमवर्क एंगुलर जैसा है, तो आप एंगुलर के साथ रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आप अकेले यूज़ करो। लेकिन वो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट रिएक्ट पे काम करना है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी कैन बी यूज एनीवेयर एज रिक्वायर्ड। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है और वो कहीं भी यूज हो सकता है। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, ये आपने बहुत देर से आप कोड देख रहे होगे, ऑन क्लिक बटन ये सब। तो ये अब हम लोग देखते हैं कि क्लिक इवेंट, जो इवेंट हैंडलिंग हम लोग कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में, वो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बटन बनाना है, उस बटन पे क्लिक होने पे कुछ होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, तो वो हम लोग देखेंगे। और उसको दोनों तरीके से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली फंक्शनल कंपोनेंट से ही देखेंगे, इस क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों से देखेंगे। सो प्रैक्टिकल कराऊँ आपको, बताइए, ये क्लियर है आपको, इतना थ्योरी क्लियर है। पूनम जी बताइए, थ्योरी क्लियर है, थ्योरी में कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि बटन के ऊपर क्लिक कैसे आप करते हो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है क्लिक इवेंट लगाना फंक्शन। क्लिक इवेंट आप कैसे लगा सकते हो किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन में, बटन के ऊपर या जो भी है। बताइए पूनम जी, क्लियर है आपको इतना, यहाँ तक क्लियर है। और सभी बताइए, सभी आंसर करिए कि इतना क्लियर है, थ्योरी, थ्योरी पार्ट क्लियर है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ कि बटन को, एक बटन मैं बनाऊंगा, उसको पहले मैं फंक्शनल कंपोनेंट में क्लिक करके दिखाऊंगा, उस पर क्लिक होने पे एक अलर्ट बॉक्स होगा, और वही चीज़ मैं क्लास कंपोनेंट से करूँगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, तो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। फिर उसके बाद ये क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि आज थोड़ी देर बाद करेंगे। थोड़ा मैसेज आप क्लियर करिए, क्या लिख रही हैं, थोड़ा सही से लिखिए। क्या टॉपिक आपको नहीं समझ आया वो भी लिख सकते हो आप, मैं उसको दोबारा पढ़ा दूंगा, आपको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कहाँ से आपको क्लियर नहीं है बताइए पूनम जी।
बताइए क्या नहीं समझ आया आपको। जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल शेयर किया ना, उसको आप लोग पढ़िए थोड़ा, क्योंकि इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा डाउट और क्लियर होंगे, क्योंकि आप जब बार बार किसी चीज़ को देखते हो ना, तो आपके डाउट क्लियर होते हैं। बताइए पूनम जी, क्या आपको थोड़ा मैसेज क्लियर लिखिए। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या आप बोल रहे हो। क्या आपको नहीं समझ आ रहा है? क्या टॉपिक है बताइए, तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। एक्सएमएल, ओके। सो एक्सएमएल क्या होता है? एक्सएमएल एक जैसे कि आप अगर HTML में जाओ, HTML में आप जब कोडिंग करते हो, सो HTML में आप क्या करते हो? मैं नोट पैड खोल लेता हूँ। नोट पैड। सो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसको हटाता हूँ। सो एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है एक्सएमएल का एक्सटेंसिबल मार्क। अगर हम एक्सएमएल की बात करते हैं, तो एक्सएमएल में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कस्टम टैग्स बना सकते हैं। यूज्ड टू मेक कस्टम कस्टम टैग्स। सो कस्टम टैग्स क्या होते हैं? जैसे कि मुझे किसी नाम से टैग बनाना है, जैसे रोहन नाम से मैंने बना दिया, या किसी अ, दूसरे नाम से बना दिया, जैसे कि मैंने अभी एक पहले ही बनाया था, फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट नाम से बनाया था एक मैंने अभी। सो एक हो गया ये। और एक मैंने बनाया था अभी क्लास कंपोनेंट नाम से। सो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप कि कुछ भी नाम दे के बना दे रहे हो। लेकिन अगर मैं HTML की बात करूँ, HTML, तो उसमें क्या होते हैं? प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं। सो पहले से बने बनाए कैसे टैग्स होते हैं? जैसे यहाँ पे एक HTML आपका पहले से बना हुआ टैग है, हेड आपका पहले से बना हुआ टैग है। ये जो नाम है इसके, इन्होंने HTML वालों ने बना रखे हैं, ये आप नहीं बना रहे। लेकिन रिएक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट नाम मैंने बनाया ना, और रिएक्ट वालों ने तो बनाया नहीं है। और भी देख लीजिए, यहाँ पे IMG टैग आप बना रहे हो खुद। सो आप जो कर रहे हो ना, वो देखिए डिफरेंस कितना है। आप यहाँ पर इन्होंने बना के दे दिया, आप इन्होंने बोल दिया HTML को आप यहाँ यूज करिए इस काम के लिए, हेड को आप इस काम के लिए, IMG को इस काम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम XML में बना रहे हैं, इसका काम हम खुद बना रहे हैं, खुद बता रहे हैं, और खुद यूज कर रहे हैं। अब जो आपका JSX है, सो JSX का फुल फॉर्म क्या है? JSX का फुल फॉर्म है आपका, JSX का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट प्लस XML। सो इसका मतलब क्या होता है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे XML में हम लोग लिखते ही हैं XML का कोड, जैसे कि जो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट लिखे थे, क्लास कंपोनेंट। तो सिंपल सा बस यही चीज़ है। आप क्लियर है आपको पूनम जी? बताइए, या कुछ और डाउट है? चलिए। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि बटन पे क्लिक कैसे करवा सकते हैं, हम लोग ऑन क्लिक इवेंट कैसे लगा सकते हैं। और ऐसे ही आप ऑन डबल क्लिक ऑन, जो मैंने आपको सारे इवेंट बताए थे जावास्क्रिप्ट में, वो आप लगा सकते हो, सेम ही होगा। बस आपको मैं पहले बता दूं ऑन क्लिक इवेंट कैसे लगा सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि अपने कोड में चलते हैं, और यहाँ एक दो कंपोनेंट और बनाते हैं, या इसी को हम लोग रीनेम कर दें, या नया कंपोनेंट बनाए? बताइए, आप लोग बताइए। यहाँ पर नए कंपोनेंट बनाए, एक और फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट, या इसी को हम लोग एडिट कर दें? बताइए, आप लोग बताइए।
आप लोगों को नई फाइल बना के दिखाएं और उसको ऐड करके, या फिर इसी में कर दें? ओके, तो नया कंपोनेंट बनाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और बनाऊंगा। राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर, और न्यू फाइल करूँगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब देखिए, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी टी BTN क्लिक। थोड़ा नाम बड़ा रख देते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट .js, क्योंकि आप एक जैसा नाम हर जगह नहीं रख सकते ना। नीचे मैंने फंक्शनल कंपोनेंट तो रखा हुआ है। तो मैं एक बटन क्लिक बना रहा हूँ, बटन क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैमल केस यूज़ किया है। BTN का B बड़ा है, फिर क्लिक का C बड़ा है, फिर फंक्शनल का F बड़ा है, और फिर C बड़ा है, .jsx। सो हम लोग पहले फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू देखेंगे कि बटन क्लिक कैसे करवा सकते हैं। आप चलते हैं यहाँ पर, आइए कोड में, कोड करते हैं। तो यहाँ पे कोड में क्या लिखेंगे? पहले मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं कॉन्स्ट, और जिस जो मेरे फाइल का नाम है वही मैं कंपोनेंट भी बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा? BTN क्लिक फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट इक्वल्स टू, और फिर एरो फंक्शन बनाएंगे हम लोग, सिंपल सा जैसे हम लोग बनाते थे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सेम है। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है? एक बटन बनाना है। सो आप यहाँ क्या लिख सकते हो अंदर? रिटर्न, क्योंकि हमें अब HTML लिखना है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर मुझे एक ही कंपोनेंट चाहिए जो बटन है, तो मैं यहाँ सीधे डायरेक्टली बटन लिख सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक ही एलिमेंट है। और एक एलिमेंट हम रिटर्न कर सकते हैं। तो बटन एक लिख दिया, और उस पर लिख दिया मैंने क्लिक मी। और इसको मुझे अब यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर मैंने कंपोनेंट का नाम क्या है? BTN। आप जिसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो पूरा कंप्लीट कर देगा। सो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट तो कर लिया, इसको अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा app.jsx में। तो app.jsx में जाएंगे, और यहाँ पर जाके एक और कंपोनेंट को मैं इंक्लूड करता हूँ, इम्पोर्ट BTN। देखिए आ रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, तो ये आपका आ गया। अब आपको कहाँ चाहिए? नीचे चाहिए, तो इसके नीचे मैं लगा देता हूँ BTN क्लिक कंपोनेंट, और यहाँ पर इसको ऐसे सेव कर लेते हैं। सो अब हम इसको चल के देखेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। एक बार चल के बड़ा करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए नीचे क्लिक मी करके बटन आ रहा है, ये मैंने अभी यही बनाया। ये आपका ये जो BTN क्लिक क्लास कंपोनेंट है उसका बटन है, क्लिक मी। लेकिन अब आप क्या चाहते हो कि अब फिर से चलते हैं हम लोग कंपोनेंट में ही। और आप क्या चाहते हो कि ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया है, ये अभी इस पे ऑन क्लिक इवेंट तो लगा नहीं है। आप अगर क्लिक मी पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आपको चाहिए जैसे इस पे क्लिक करो तो ऊपर एक अलर्ट आए, जो हम लोग अलर्ट देखते थे पहले। सो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? जो बटन है उस पर ऑन क्लिक लगाएंगे, यहाँ पे स्पेस करेंगे ऑन क्लिक। और उसके बाद यहाँ पर मुझे फंक्शन अब ये देखिए, ये थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट है। और ये आपको कैसे आएगा? ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखिए ऑन CLICK। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इसको आप एंटर मार दीजिए तो ये पूरा कर देगा। ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, और इसके अंदर आपको फंक्शन का नाम देना है जो कि इस क्लिक पे चलेगा। तो मैंने दे दिया जैसे क्लिक, क्लिक करके फंक्शन बना दिया। तो CLICK, यहाँ पे आपको कॉल नहीं करना। अगर आप ऐसे कर दोगे तो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लिक लिखना है। अब ये क्लिक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा कि जब क्लिक मी पे क्लिक हो तो क्या हो। तो मैं यहाँ पे ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कहाँ लिख सकते हो? वो रिटर्न के बाहर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन क्लिक, जो कि मैंने यहाँ पर नाम दिया था वो मैं बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये जो क्लिक वाला फंक्शन है ये मैंने यहाँ बना दिया। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? सिंपल सा अलर्ट। और यहाँ पर लिख देंगे यू क्लिक्ड मी। ये देखिए, और इसको सेव कर देंगे। तो आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। सेव करते हैं इसको, और चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर लिखा आ रहा है यू क्लिक्ड मी। एक बार फिर देखिए, यू क्लिक्ड मी, कितनी बार भी आप क्लिक करिए ऊपर लिखा आएगा कि यू क्लिक्ड मी। सो मैंने एक बटन बना लिया और उस पर कंपोनेंट बना दिया। देखिए ये इसका कोड है, और इसको मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ। ये फॉर्मेट हो जाएगा। सेव करते हैं इसको।
ये मैं कोड आपको भेज देता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C। कनेक्ट करने का कोड अपने आप से आप लोग लिखिए, तभी तभी आपको प्रैक्टिस होगा, क्योंकि अगर मैं आपको भेजता जाऊंगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। यहाँ तक का कोड मैं भेज देता हूँ, आप इसको app.jsx में जाके इंपोर्ट करिए और उसको कनेक्ट कर दीजिएगा और दिखा दीजिएगा, ये आपका काम है। यहाँ मैं भेज देता हूँ आपको, ये फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू मैंने भेजा है। इसको करिए और बताइए कि आपका आ रहा है आउटपुट कि नहीं। सो हम लोग इसको फिर यहीं पे फंक्शनल कंपोनेंट पे ही एंड करते हैं, कर देंगे। और इसको करिए, बताइए अगर आपका आ रहा है आउटपुट। और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसका क्लास कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, क्लास कंपोनेंट का सिंटेक्स क्या है वो समझेंगे। सो फंक्शनल कंपोनेंट वाला आप लोग करके बताइए हो रहा है कि नहीं आप लोगों से। मैंने आपको कोड भेज दिया है, उसको पहले आप क्या करेंगे, app.jsx में इंपोर्ट करेंगे और फिर इसको कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे app.jsx फाइल में मैंने पहले इसको इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट btn क्लिक फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम, यहाँ से। अभी आप आधा लिखते हो ना तो पूरा आ जाता है, एंटर मार दीजिएगा तो पूरा कंप्लीट कर देता है। और उसके बाद इसको मैंने यूज कर लिया है यहाँ पर, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट नीचे करके बताइए आप लोग। बताइए आप लोग आउटपुट आ रहा है कि नहीं, बताइए। पूनम जी का हुआ कि नहीं, पूनम जी बताइए। और इसमें कुछ ना समझ में आया हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए क्यों। और यहाँ पर आप लोग ये बटन ऑन क्लिक और क्लिक लिख लिया डायरेक्ट। तो इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हो तो यही कॉल हो जाएगा, तो जैसे ही लोड होगा तभी कॉल हो जाएगा। अगर मैं उसको दिखाऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और फिर सेव करता हूँ, तो देखिए आपका यहीं पे कॉल हो जाएगा और यहाँ पर आपका कॉल हो गया पहले ही। बटन क्लिक पे नहीं कॉल हुआ, पहले ही कॉल हो जा रहा है, देखिए बार बार। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या लिखिए, इसको हटा दीजिए, सेव करिए और देखिए आप, अब आपका बटन पे जब क्लिक करेंगे तब कॉल होगा। पूनम जी बताइए आपका हुआ। पूनम जी आप कर रहे हो, क्या हुआ आपका नहीं आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है तो बताइए। कोई बात नहीं, एरर आता है, अगर आप पहली बार करोगे तो एरर आएगा। बताइए क्या एरर आ रहा है, या उसको भेजिए फाइल को तो मैं बताता हूँ आपको क्या एरर है। कुछ आपने लिखने में गलती की होगी और क्या। भेजिए क्या एरर आ रहा है, तो रिजॉल्व करते हैं।
पूनम जी क्या रहा, भेजिए एक बार। और सब लोग बताइए कि आपको इजी लग रहा है ना, रिएक्ट कॉन्सेप्ट इजी रहा है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज़्यादा इसमें, बस आप लोगों को एक बार हाथ बैठना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी इजी होता जाएगा आपको। पूनम जी भेजिए। जो आपका एरर आ रहा है भेजिए, क्या एरर आ रहा है बता दें, उसका रिजोल्यूशन करें फिर। अरे वाह, आपने खुद ही कर लिया रिजॉल्व। चलिए अच्छी बात है। सो अब हम लोग जो इसका क्लास कंपोनेंट वाला वर्जन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं अभी। अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए थोड़ा, और देखते हैं आज अगर नेक्स्ट सेशन होता है तो उसमें हम लोग क्लास कंपोनेंट को देखेंगे, और फिर उसमें प्रॉप्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे एंड करता हूँ मैं, और आप लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए अब, जो मैंने आपको पढ़ाया है आज और पिछली क्लासेस में वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। सो ये क्लास मैं यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ अभी। सो थैंक यू फॉर कमिंग and joining this class. Thank you.